हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। और दोस्तों माफ़ी चाहता हूं कि मैं लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते में केस स्टडी सीरीज नहीं ला पाया। कोशिश ये करेंगे कि हर वीक मतलब जो हर संडे रहेगा केस स्टडी आपके सामने उपस्थित रहेगी, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी रहते हैं या इवन इंग्लिश माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं, केस स्टडी एक ऐसा पोर्शन जहां पे थोड़े वो कमजोर खुद को महसूस करते हैं। इथिक्स चूंकि मैं विषय लेता हूं और केस स्टडी एक ऐसा पोर्शन है जहां पे मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता है। दूसरी बात, वो एक ऐसा भाग है कि जहां पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो, जो इथिक्स के आपके टॉपिक्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इथिक्स की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि अनवरत रूप से हर संडे आपको एक केस स्टडी मिले, और आप भी अपने मित्रों से बता दीजिएगा, इसको बाकी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा कि ये एथिक्स की केस स्टडी हर वीक आएगी। ये बहुत डिटेल केस स्टडी है जिसमें हम पूरे मनोयोग से काम करते हैं। ठीक है, तो बात की जाए केस स्टडी की, तो आज की जो केस स्टडी है वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो आपका टॉपिक है। यूपीएससी उसको भावनात्मक समझ लिखता है, क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक समझ या संवेगात्मक बुद्धिमत्ता या संवेगात्मक समझ, ये सभी नाम पॉपुलर हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में। आप मेरे पीछे इमेज भी देख सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो क्या है, देखिए, एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं इमोशंस, ठीक है, हमारे भाव, और एक होता है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता। जब आप अपने भावों को अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार या जो रिक्वायर्ड बुद्धिमत्ता है, जो आवश्यक बुद्धिमत्ता है, उसके अनुसार सुनियोजित करते हैं, तो इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और इसका बहुत बहुत और बहुत रोल पड़ेगा जब आप IAS अधिकारी बन जाएंगे। तो IAS अधिकारी बनने के बाद या किसी भी अन्य सिविल सेवा में जाने के बाद आपको एक चीज जरूर से, और जिसे कहते हैं कि सबसे रिक्वायर्ड जो गुण होगा वो होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज उसकी केस स्टडी हम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सामने रखते हुए, कैसे हम केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, मेरा नाम है विकास और ये सीरीज वीकली आपके सामने आती रहेगी। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी आपके सामने है क्या? ठीक है, केस स्टडी क्या है कि एक आपदा प्रवण राज्य है। ठीक है, एक आपदा प्रवण राज्य है जहां लगातार भूस्खलन, दावानल, बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूकंप आदि की घटनाएं लगातार होती रहती है। लगातार घटनाएं इस प्रकार की होती रह रही हैं। ये एक स्टेट की बात की गई। ठीक है, इनमें से कुछ मौसमी है और अक्सर अचानक घटित होते हैं। मतलब जो घटनाएं, अभी उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, लगातार आपको वहां पे विभिन्न प्रकार के घटनाएं और खासकर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो होती दिखेंगी। भी हाल ही में वहां पे हमने देखा कि बादल फटने की घटना सामने आई। तो आप उत्तराखंड को अपने दिमाग में सोच सकते हैं, उत्तराखंड के किसी जिले, हम चमोली की बात कर लेते हैं जहां पे बद्रीनाथ स्थित है, जहां पे वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहब जैसे ट्रैक भी वहां पे अवेलेबल होते हैं। हम उसको मान लेते हैं, मान लीजिए। तो एक आपदा प्रवण राज्य जहां पे इस तरह की घटनाएं लगातार घटित होती रहती हैं। कुछ तो ऐसी है जो मौसमी है, जैसे ये जो अगस्त का महीना है, यहां पे आपको लैंडस्लाइड बहुत दिखेंगे। और लेकिन लिखा है कि कुछ आकस्मिक भी घटित होती रहती हैं, तो कुछ आकस्मिक घटित भी है। आपदा की भयावहता हमेशा अप्रत्याशित होती है, निश्चित रूप से। हमने पहले भी देखा है, अभी भी देखा है कि जो भयावहता होती है, पता ही नहीं रहता कि कितने ज्यादा लोग उससे प्रभावित होंगे। और चूंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, इसलिए जो आक्रामकता, ये जो भयावहता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एक बार ऐसे मौसम में बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। एक केस की बात कर रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, और ऐसा ही भूस्खलन के कारण, ठीक है, जो लैंडस्लाइड हुआ उस कारण से बहुत सारी संख्या में लोग हताहत हुए। एक नॉर्मल सी बात। आगे देखा जाए, सड़क, पुल, बिजली उत्पादन इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे ढांचों को बड़ा नुकसान हुआ। इससे 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री, पर्यटक और अन्य स्थानीय लोग विभिन्न मार्गों, स्थानों पे फंस गए। हमने हाल ही में केदारनाथ में इस तरह की घटना को देखा था। इसी प्रकार की एक घटना को हमने बद्रीनाथ में भी होते देखा था। हालांकि जो बद्रीनाथ है वो थोड़ा ओपन है, वहां के लिए आपको बहुत ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वापस बेस कैंप में आ सकते हैं। लेकिन केदारनाथ के लिए थोड़ा आपको लंबा चलना पड़ता है। तो मान लीजिए कुछ ऐसी घटना हो, ठीक है, आपके क्षेत्र में फंसे लोगों में वरिष्ठ नागरिक, अस्पतालों में मरीज, महिलाएं और बच्चे, हाइकर्स, जो वो लोग हाइकिंग के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, पर्यटक, सत्तारूढ़ दल के लोग, अपने परिवार के साथ जो क्षेत्रीय अध्यक्ष, मतलब जो आपकी पार्टी वहां पे रूलिंग पार्टी है, उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, और
पड़ोसी राज्य के एक अतिरिक्त मुख्य सचिव जो हैं वो जेल के जो वो शामिल है और साथ में जेल के कैदी शामिल हैं, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। पड़ोसी राज्य के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं वो भी हैं, साथ में जेल के कैदी भी हैं, शायद जिन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है कहीं पे। आप देख लीजिए क्या क्या है। आपदा आई है उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, मान लीजिए, मैं भगवान करे वहां पे कोई आपदा ना आए, लेकिन फिर भी अगर आपको एक उदाहरण लेना हो जिससे आप थोड़ा सा तारतम्य में बैठा सकें, तो आपदा आई है, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे डिस्टर्ब हुए हैं, उसमें तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं, ठीक है। अब इनमें क्या क्या है, इसमें वरिष्ठ नागरिक हैं, अस्पतालों में कुछ मरीज भी हैं, महिलाएं और बच्चे हैं, हाइकर्स हैं, पर्यटक हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, अपने परिवार के साथ, मतलब एक क्षेत्रीय अध्यक्ष वहां पे जो पार्टी के वो अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, पड़ोसी राज्य के वरिष्ठ जो मुख्य सचिव हैं वो हैं उपस्थित हैं, और साथ में जेल के कैदी हैं वो भी इसी में फंसे हुए हैं, इसी आपदा में फंसे हुए, ठीक है। ये है आपकी केस स्टडी। अब इसके प्रश्न है, इस स्थिति में कौन कौन से हितधारक शामिल हैं, कौन कौन से हितधारक शामिल हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करें जो सिविल सेवक को इस स्थिति में सामना करना पड़ सकता है। उन नैतिक दुविधाओं का आपको जिक्र करना है जिसको सिविल सर्वेंट इस दौरान फेस कर सकते हैं। अगला, राज्य के एक सिविल सेवा अधिकारी के रूप में आप किस क्रम में इन लोगों को बचाएंगे और क्यों, औचित्य भी सिद्ध कीजिए। अब देखिए, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगर आप इंटरव्यू में जाएं, आप मुख्य परीक्षा के बाद जब साक्षात्कार देते हैं तो साक्षात्कार में बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वो जो चलते हैं ना इंटरनेट पे कि एक महिला, ऐसे अमूमन नहीं पूछे जाते, बहुत कम उस तरीके के पूछे इस प्रकार से जाते हैं जहां पे एक, जिसे कहते हैं ना, सापेक्षिक रूप से सत्य की स्टडी होती है जो आपको सापेक्ष निरपेक्ष रूप से कहीं ना कहीं दिख जाएगी। कल को आप उत्तराखंड की ना बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, अभी पुणे में हमने देखा कि वहां पे कैसे बाढ़ ने अपना वहां पे असर दिखाया। हमने ऐसा ही केस बेंगलुरु में भी देखा था, केरल में भी हमने बाढ़ को देखा है। तो बहुत सारी चीजें लगातार आपके सामने आएंगी और आपको वहां पे अपना मंतव्य बताना रहेगा। चलिए, अच्छा बताते चले, इसके पहले मैं बता दूं कि हमारा जो अर्जुन बैच है, ठीक है, स्टडी आईक्यू का जो अर्जुन बैच है, वो जो है वो 10 अगस्त से उसकी कक्षाएं शुरू हो रही हैं, 10 अगस्त से कक्षाएं शुरू हो रही हैं, ठीक है। और बैच हमारा लॉन्च हो रहा है आज से, यानी कि आप जब ये रविवार को इस वीडियो को देख रहे हैं, अर्थात 4 अगस्त से ये बैच लॉन्च है और 10 अगस्त से कक्षाएं शुरू हैं। ये जो हमारा अर्जुन बैच है स्टडी आईक्यू में, ये आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट के साथ शुरू हो रहा है। अगर आप तीनों माध्यम के साथ शुरू हो रहा है। आप हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में, और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट्स भी लिखे हैं, पॉलिटी, हिंदी में पॉलिटी यानी कि राजव्यवस्था, इंग्लिश में भी पॉलिटी यानी कि राजव्यवस्था, और इंग्लिश में भी पॉलिटी यानी राजव्यवस्था के साथ शुरू हो रहा है। आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं इस बैच से जुड़ने के लिए। देखिए, इस बैच के फीचर्स मैं बहुत बार बता चुका हूं, शायद ही ब्रह्मांड में ऐसा कोई संस्थान हो जो इतने किफायती दर पे इतना बेहतर बैच आपके सामने लेके आए, कोई है ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा बैच हो कि आपकी, मतलब जिसे कहते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई की हम बात करते हैं, ये 0 कॉस्ट बैच आपका होगा। अगर आप देखें कि एक बैच 2.5-3 साल तक चलता है, आपको एमआरपी फ्री है, एसआईपी फ्री है, आईजीपी फ्री है, फ्री में टेस्ट सीरीज है, फ्री में मेंस की टेस्ट सीरीज है, आपको थ्रू आउट मेंटरशिप मिलती है, आपको हर लेवल पे, हर स्तर पे गाइडेंस मिलता है, 1000 से 1500 घंटे की आपको लाइव कक्षाएं मिलती है जिनको अनलिमिटेड बार आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। साथ में हर क्लास के साथ आपको प्रीलिम्स के प्रश्न मिलते हैं, हर क्लास के साथ आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न मिलते हैं, एंड व्हाट नॉट। तो बहुत सारी चीजें हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ये बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, अर्जुन बैच हमारा। बात करूं उसके साथ में कि हमारा हिंदी का जो प्रतिज्ञा बैच 2 है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, जो मैं खुद लेके आता हूं, इसका जो बैच 2 है वो 13 अगस्त से लॉन्च है। जो ये वैसे बैच 2 है, ओवरऑल देखा जाए तो बैच 4 है जिसकी लॉन्चिंग 13 अगस्त है। यहां पे भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के साथ एक बात बताऊं, न भूतो न भविष्यति, ये एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसने सबसे ज्यादा, अगर मैं हिंदी माध्यम की बात करूं तो 60 से 65% रिजल्ट सिर्फ एक वैकल्पिक विषय से आए हैं और थ्रू आउट पिछले 12 वर्षों से सबसे कंसिस्टेंट है। तो हमारी कक्षाएं चल रही हैं। आप हमारे इस बैच से, जो 13 अगस्त से बैच शुरू है, इस बैच से जुड़ना चाहें तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आते हैं केस स्टडी पे।
ठीक है, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें यहां पे बाय डिफॉल्ट बता दूं कि दुनिया के सबसे अधिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से, अब तो आपको पता भी है कि ये संख्या प्लस हो गई है, क्योंकि ये केस स्टडी से हमने बनाई थी जिस समय की घटना थी, ये घटना जिस समय की थी उस समय भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वो अलग थी। ठीक है, खैर, तो विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने, जंगल की आग और सूखे के प्रति बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को मिलती है, ये आपको पता है। ठीक है, बात क्या है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण गिरावट ने लोगों सहित प्रमुख जो ऐसी संपत्तियां हैं जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, या ऐसी जगहें जहां पे अक्सर हम पर्यटन को बढ़ते देखते हैं, अक्सर हम शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ते देखते हैं, वो भी खतरे के लिहाज से बड़ी सुबेद हो गई हैं। तो ये लगातार आपके सामने, आप कभी भी अधिकारी बनो, किसी भी क्षेत्र में अधिकारी बनोगे, कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं जहां पे हमको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जो प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में यहां पूछा था कि इस स्थिति में कौन कौन से हितधारक शामिल है, पहला ये पूछा है। तो हितधारक कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला तो हितधारक कौन है, पहला क्या, सिविल सेवक। सिविल सेवक के रूप में लोगों के प्रति आपका कर्तव्य है, सिविल सेवाओं की आचार संहिता को आपको पालन करना है और पीड़ितों के प्रति आपको सहानुभूति भी दिखानी है। तो पहले तो आप ही होगे। दूसरा, वे कमजोर नागरिक, वीकर सेक्शंस, ठीक है, जिनका जो जीवन दांव पे है, वे त्वरित और प्रभावी निकासी के लिए बचाव दल के साथ उनका आप सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कमजोर नागरिक। ठीक है, अगला क्या है, राजनीतिक नेता। अभी मैंने बताया कि पार्टी के नेता जो आपकी पार्टी के भी हैं या किसी भी पार्टी के हैं वहां पे उपस्थित है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेजेंस है तो पॉलिटिकल दबाव होगा, एक वो भी हितधारक है। ठीक है, साथ में पड़ोसी राज्य के अपर मुख्य सचिव, जैसा कि मैंने बताया, अपर मुख्य सचिव मतलब जो है तो आप ही के कम्युनिटी के, मतलब आईएएस अधिकारी वो भी हैं, लेकिन अभी आपके राज्य में किसी कारणवश आए हुए हैं, तो वो भी एक हितधारक है। ठीक, क्योंकि उनके प्रति भी प्रतिबद्धता आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उनका जीवन भी जो है वो दांव पे। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो वैसे इसमें एक चीज छूट गया, मैं आपको बता देता हूं, इसमें और भी हितधारक है। ठीक है, जब हम कमजोर नागरिकों की बात करते हैं, ठीक है, जो कमजोर नागरिकों की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कमजोर नागरिकों की अगर बात की जाए, कमजोर नागरिकों की बात की जाए तो इसमें बुजुर्ग लोग हैं। ठीक है, इसमें महिलाएं हैं, साथ में एवं बच्चे हैं इनके। इनमें वे लोग भी हैं जो अस्पताल में हैं, जो अस्पताल में है। ठीक है, तो ये तो हो गए कमजोर नागरिकों की बात हो जाए। साथ में हमने देखा कि जो जेल के जो कैदी हैं वे भी तो हैं। ठीक है, वो भले सजा भुगत रहे हों, लेकिन फिर भी वो भी एक हितधारक हैं। ऐसा हमारे देश का कानून नहीं कहता कि जिसको जो सजा मिली है उसको वो सजा मिले। ऐसी सजाएं जो प्राकृतिक रूप से आती हैं, अगर उनसे बचाया जा सकता है तो उनको भी बचाया जाएगा। तो हितधारक ये भी हैं और हितधारक ये भी हैं। ठीक है, हितधारक ये भी है, हो सकता है कि स्लाइड एक मिस हो गई उसमें, हितधारक ये भी है। तो हमें हितधारक, किसी भी घटना में जिन जिन लोगों पे प्रभाव पड़ेगा वो सभी हितधारकों में शामिल होंगे, ये हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, केस स्टडी को एक बार देखें तो इस स्थिति में सिविल सेवक की नैतिक दुविधाएं क्या होंगी, सिविल सेवक के रूप में आपकी नैतिक दुविधाएं क्या होगी, इनको देख लेते हैं। पहली तो क्या, निष्पक्षता और गैर पक्षपात। ठीक है, पहले तो आपको निष्पक्षता और गैर पक्षपात से बचना होगा। क्यों? क्योंकि क्या वरिष्ठ नागरिकों और रोगियों आदि जैसे कमजोर नागरिकों या राजनीतिक नेता को प्राथमिकता दी जाए? आप कमजोर नागरिकों को प्राथमिकता देंगे या वो पॉलिटिकल जो पार्टी के लीडर हैं उनको देंगे, या जो आईएएस अधिकारी उनको देंगे? क्योंकि जब आप नागरिकों को आप वरीयता देंगे तो शायद आपका कोई हित ना हो, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अगर वरीयता देंगे या उस आईएएस अधिकारी को देंगे तो शायद आपका भविष्य में हित हो। तो आप निष्पक्षता की बात करेंगे या गैर पक्षपात के साथ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्तिगत लाभ की बात देखेंगे या मानवीय कारण देखेंगे? फिर से वही बात आ जाती है कि व्यक्तिगत लाभ को देखो। व्यक्तिगत लाभ, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बचाएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में वो आपको कुछ फायदा दिला सके, वो आईएएस अधिकारी फ्यूचर में आपको किसी विशेष स्तर पे गाइड कर सके। ठीक है, तो आप उसकी बात करेंगे, या जो मानवीय कारण है कि भाई जो लोग कमजोर हैं, बुजुर्ग जो हैं, जो अस्पताल के मरीज हैं, या जो महिलाएं या बच्चे हैं, उनको प्राथमिक रूप से निकाला जाए, तो वो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन दायित्व तो उनके प्रति भी है। तो एक दुविधा ये हो जाएगी। और दुविधा क्या हो जाएगी? अच्छा, एक दुविधा ये है यहां पे। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूं। ठीक है, एक दो दुविधाएं ये है, एक दुविधा और है जो मेरे दिमाग में आ रही है। ठीक है, जो मुझे लगता है कि इसमें अवश्य ही इसमें इंक्लूड की जानी चाहिए थी। वो दुविधा क्या है कि आपके जो व्यक्तिगत मूल्य हैं,
जो आपके जो व्यक्तिगत मूल्य हैं समाज के प्रति, जो आपके समाज के प्रति आपके जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, आप इनके साथ जाएंगे नंबर एक, या जो आपके प्रशासन के प्रति जो मूल्य हैं, जो आपके प्रशासनिक मूल्य हैं, आप इनके साथ जाएंगे। यह भी एक दुविधा है कि आप व्यक्तिगत मूल्य को देखेंगे जो आपके समाज के प्रति है या प्रशासनिक मूल्य को देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से आप जाएंगे कि भाई जो ज्यादा जरूरतमंद है उसके साथ जाएंगे। तो एक नैतिक दुविधा ये भी आपके सामने यहां पे आएगी, ठीक है। तो क्या है, तो एक सिविल सेवा के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले, उसमें बाद में लिखा था ना कि आपकी प्राथमिकता पहले किसे बचाएंगे, सबसे पहले आप समाज के कमजोर वर्गों को बचाना होगा, क्योंकि आपदा के बाद उन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप, जैसे इसमें लिखा है, मैं जल्द से जल्द रोगियों को बचाऊंगा, क्योंकि बुनियादी ढांचे में सबसे ज्यादा उनको तत्काल स्वास्थ्य लाभ की जरूरत होगी, नंबर एक आप इनको बचाएंगे, ठीक है। दूसरी प्राथमिकता क्या होंगे, चाहे स्थानीय निवासी हो या पर्यटक, ऐसी परिस्थिति में बुजुर्ग स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति अत्यधिक प्रवण होते हैं, तो आप बुजुर्गों को बचाएंगे नंबर दो पे। दोनों में, स्थानीय निवासियों में या पर्यटकों में जो बुजुर्ग होंगे, आप पहले उनको क्या कहते हैं, वरीयता देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, तीसरी प्राथमिकता क्या होंगे, महिलाएं और बच्चे होंगे, ठीक है, चाहे वे स्थानीय निवासी हों या पर्यटक हों, ये क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो असहाय है ना यार, उनको तो सपोर्ट की जरूरत होगी, नंबर एक। जो महिलाएं हैं उनको भी निश्चित तौर पे, आप जो हम वीकर सेक्शन की बात करते हैं आर्टिकल 46 में, कमजोरों में महिलाएं भी आती है, तो निश्चित तौर पे थर्ड नंबर पे पहले मरीज, फिर बुजुर्ग, फिर महिला और बच्चे, तो ये आपका क्रम रहेगा, ठीक है। और ये महिला बच्चे चाहे स्थानीय निवासी हो या आपके पर्यटक हो, प्रेफरेंस आप उनको दोगे, ठीक है। उसके बाद चौथी प्राथमिकता क्या रहेगी, स्थानीय निवासियों, पर्यटकों, हाइकर्स आदि की सहित युवाओं की होगी, क्योंकि युवाओं में अन्य आयु समूह की तुलना में आपदा से बने रहने के लिए ऊर्जा और धीरज होगा, तो फिर चौथे नंबर पे आप इनके पास जाओगे, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं पर्यटक के रूप में या हाइकर्स के रूप में, यहां की चीजों से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, ठीक है, तो उनको भी आपको लेना होगा, ठीक है। उनको भी आपको कहीं ना कहीं जो तीर्थयात्री के रूप में या पर्यटक के रूप में या हाइकर्स के रूप में जो युवा आए हैं, कहीं ना कहीं आपको उनको भी वरीयता देनी होगी, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, लोकल जगहों के बारे में उतना नहीं आते, तो फिर आपको चौथे नंबर पे उनको वरीयता देनी होगी। फिर अंतिम प्राथमिकता जेल के कैदियों की होगी, क्यों, क्योंकि जेल में बंद जो बच जाने वाले जो आखिरी व्यक्ति हैं, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि उनके पास मानवाधिकार नहीं है, निश्चित तौर पे उनके मानवाधिकार है और आपको उनको भी कहीं ना कहीं वैल्यू देनी होगी। मैं कुछ बात और करना चाहता हूं, ठीक है। अंत में यह बचाना, उन्हें बचाना यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें भागने से रोका जाए, मतलब जेल अगर कैदी भाग गए तो फिर तो यार फिर पुलिस उनको पकड़े, फिर उनको जेल में डाले तो एक और हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, उसके अलावा कुछ आपराधिक तत्व हैं जो इस तरह की परिस्थितियों में आम जनता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाई वो कैदी हैं, हो सकता है कि किसी के मन में पाशविक प्रवृत्ति हो, वो कल को फिर कोई किसी का कत्ल कर दे, किसी को ढकेल दे, किसी को मार दे, तो उनको भी बचाना और उसी हिसाब से प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। लोगों को उनसे प्रोटेक्शन और उनको जेल में प्रोटेक्शन दिए जाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये है। एक और बात, राजनेताओं और वीआईपीओं को, ठीक है, राजनेता या जो वीआईपी है उस आधार पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उनकी प्राथमिकता क्रम उनकी सुविधता के आधार पे। अगर बुजुर्ग है तो आप उनको बिल्कुल प्राथमिकता दीजिए, वो जो अध्यक्ष आए थे बुजुर्ग हैं तो उनको प्राथमिकता दीजिए, उनके परिवार में महिलाएं हैं तो जिस नंबर पर महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया उस नंबर पर उनको दिया जाए, ठीक है। एक और बात, पड़ोसी राज्य के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव आए हैं, ठीक है, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के तौर पे, इनके पास बहुत सारे अनुभव हैं, ठीक है, बहुत सारे अनुभव हैं, इसलिए वह ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन का स्रोत बन सकते हैं, ठीक है, आपके मार्गदर्शन का स्रोत बन सकते हैं और आप इनसे मदद ले सकते हैं। तो देखिए, वो जो आईएएस अधिकारी आए हैं, मान लो 56-58 साल के हैं, तो ऑलमोस्ट बुजुर्ग की कैटेगरी में, तो आप उनको थे सकते हो, आप पहले आप उनको, चूंकि अगर बुजुर्ग कैटेगरी में है तो आप उनको, जो अब मैंने बताया था कि सेकंड नंबर पे जहां बुजुर्गों को चुनोगे आप वहां पे हमको चुन सकते हो, लेकिन आप उनसे मार्गदर्शन भी ले सकते हो, क्योंकि आईएएस अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पब्लिक को डील किया होगा और उन्हें पता होगा कि ऐसी कंडीशन में किस चीज को वरीयता देनी है और किसको नहीं। तो ये एक क्रम है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अंत में बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की जो प्रतिज्ञा बैच 2 है, ठीक है, 13 अगस्त से शुरू हो रहा है, 13 अगस्त से स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे शुरू हो रहा है। मैं खुद इस विषय को पढ़ाता हूं, इस विषय को लेके आ रहा हूं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप 13 अगस्त के इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य एकमात्र ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसने सबसे ज्यादा एकमुश्त रिजल्ट दिए हैं हिंदी यूपीएससी मुख्य परीक्षा और फाइनल सिलेक्शन में, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस बैच से जुड़ सकते हैं।
13 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है। हमारा प्रतिज्ञा बैच है जिसमें आपका अगर प्रीलिम्स हो जाता है क्वालिफाई तो आपकी पूरी फीस हो जाएगी वापस। मतलब आपकी ये पूरा का पूरा बैच ही फ्री हो जाएगा अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है, अगर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो देर मत कीजिए, इन बैच से जुड़ सकते हैं, हमारे अर्जुन बैच से भी जुड़ सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने उसके बारे में जानकारी दी थी, तो देर न कीजिए। ठीक है, बहुत कम समय बचा है 2025 के लिए वैकल्पिक विषय डिसाइड करने में, तो उसके लिए आप कंफ्यूजन में ना जाइए। ठीक है, उसके लिए आप कंफ्यूज ना होइए, अपना वैकल्पिक विषय डिसाइड कीजिए और जुट जाइए अपनी अश्वमेध में। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।